साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। जिसमें आपको बेटर फील हो वो एक्सेप्ट करिए और चलिए चलते हैं। आज मेरी दूसरा वीडियो है किरण पब्लिकेशन को लेकर। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया मैंने, आप देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट भी इसकी मैं अलग से बना दूंगा जिससे आपको इस वीडियो को ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉमन एरर देखेंगे, जैसा कि हमारा चल रहा है किरण पब्लिकेशन। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दिस विल एक्सप्लेन द डिसीजन टेक टू इम्पोज अ ब्लॉक्ड ऑन द कंट्री इन द मिडिस्ट ऑफ अ क्राइसिस, नो एरर। अब हमने सेंटेंस तो पढ़ ली, अब हम देखेंगे क्या इसमें कोई सीक्वेंस ऑफ टेंस के एरर तो नहीं। हमने देखा दिस विल एक्सप्लेन, हमने दिस विल एक्सप्लेन द डिसीजन टेक टू इम्पोज अ ब्लॉक्ड ऑन द कंट्री इन द मिडिस्ट ऑफ अ क्राइसिस। अब अभी यहाँ पर हमें विल है, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। आ गया द डिसीजन टेकन टू इम्पोज, टू के बाद इम्पोज फर्स्ट फॉर्म ब्लॉक्ड ऑन द कंट्री इन द मिडिस्ट ऑफ। कोई एरर नहीं है दोस्तों, इसमें नो एरर होगा। ठीक है, इसमें कोई आपको एरर नहीं। जो भी सेंटेंस जैसा होना चाहिए वो एरर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर एस दे देता है, वो हम फ्लो में पढ़ लेते हैं कि दिस विल एक्सप्लेन्स द डिसीजन। तो हमेशा याद रखिए, अगर विल है तो विल जो होता है सिंपल फ्यूचर में यूज़ होता है। सिंपल फ्यूचर में कभी भी एक्सप्लेन्स यूज़ नहीं होगा, या फिर कोई भी चीज़ें या इसका फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होता है। ये एक पांचवा फॉर्म बोला जाता है, एस और एस या एस लगाते हैं तो उसको पांचवा फॉर्म बोलते हैं। तो हमेशा पहला फॉर्म यूज़ किया जाएगा, तो विल एक्सप्लेन। अगला है ही बिल्ट द थिएटर एज अ ट्रिब्यूट टू हिज रूटिंग्स एंड द थॉट ऑफ इट आउटस्टैंडिंग हिम वुड श्योरली हैव गिवन हिम द ग्रेटेस्ट जॉय। सेंटेंस पढ़ा है दोस्तों, लेकिन बहुत छोटा सा इसमें एरर है। और ऐसे सेंटेंस पूछा जाता है, इसमें कोई सा भी सेंटेंस मैं अपनी तरफ से नहीं ले रहा हूँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। हमने देखा बिल्ट आ गया सेकंड फॉर्म, ही बिल्ट द थिएटर एज अ ट्रिब्यूट टू हिज रूटिंग्स। देखो रूटिंग्स दोस्तों कोई ऐसा वर्ड नहीं होता। जब आप कहीं रूट या जड़ की बात कर रहे हैं, जड़ बैठाने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप हमेशा यूज़ करेंगे रूट्स। ठीक, तो यहाँ पर क्या सेंटेंस बन जाएगा कि ही बिल्ट द थिएटर एज अ ट्रिब्यूट टू हिज रूट्स एंड द थॉट ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग हिम वुड श्योरली हैव गिवन हिम द ग्रेटेस्ट जॉय। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जैसा कि है कि ही यूज टू सिट्स डे एंड नाइट अंडर अ ट्री इन, दो बार इन हो गया, इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल, दैट इज़ हाउ ही अर्नड द नेम। दोस्तों देखो यहाँ पर ऐसे तो सीक्वेंस ऑफ टेंस सही है, लेकिन यहाँ पर एक यूज टू यूज़ किया गया है। यूज टू हमेशा किसी आदत को शो करने के लिए किया है, जो भी आपका आदत रहा था पहले, जो भी आपके जिसमें आप होता ना, मैं बहुत क्रिकेट खेला करता था, या बहुत सी हम लोग ये बातें बोलते हैं कि पुरानी आदत के बारे में जब जिक्र करते हैं तो वहाँ पर यूज टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यूज्ड टू। हमेशा याद करें, यूज टू के बाद हमेशा अगर वर्ब आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ सिट जो है, सिट्स लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पांचवी फॉर्म है। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? ही यूज टू सिट डे एंड नाइट अंडर अ ट्री इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल, दैट इज हाउ ही अर्नड द नेम। ठीक, तो हमेशा यूज टू कहीं भी आ जाए तो आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिएगा, और यूज टू हमेशा पुरानी आदत बताने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला देखिए, ही कमांडेड मी एज इफ ही वॉज माई हस्बैंड। देखिए यहाँ पर ये कंजक्शन लगा है एज इफ। एज इफ के बारे में मैंने आपको एक वीडियो बनाई। एज इफ कंजक्शन के रूप में कहीं आ जाए, और इससे पहले अगर हमारा सिंपल पास्ट टेंस यूज हो रहा है, इट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे ये यूज हो रहा है, तो अगला जो होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। मतलब कि ही कमांडेड मी, V2 आगे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट ही हो गया, कमांडेड V2 का, मी हो गया अदर वर्ड। ही कमांडेड मी एज इफ ही वॉज माई हस्बैंड। ना होके वॉज की जगह जो आएगा वो आ जाएगा वर। तो आ जाएगा ही कमांडेड मी एज इफ ही वॉर माई, ही कमांडेड मी एज इफ ही वर माई हस्बैंड। तो कहीं भी अगर एज इफ कंजक्शन लगाए और एज इफ से पहले अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो आगे जो होगा वो होगा वर के साथ सब्जेक्ट, वर प्लस अदर वर्ड, या अदर या नाउन हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट वर प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो एज इफ के बारे में मैंने आपको 2-3 रूल होते हैं, मैंने सारे रूल आपको बता दिए हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो अगला आप पढ़ते हैं, अगला सेंटेंस,
द इंग्लिश इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज अमंगस्ट साउथ इंडियन। देखिए मैंने आर्टिकल में आपको बताया था कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर जो इंग्लिश की बात की है इन्होंने लैंग्वेज के रूप में की है, इसलिए हम यहाँ पर द आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लैंग्वेज के साथ कभी भी द आर्टिकल या कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। तो इंग्लिश इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज अमंगस्ट साउथ इंडियंस। ठीक है, तो कोई भी लैंग्वेज होगा तो उसके आगे आर्टिकल नहीं आता। आर्टिकल के चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से इस बात को बताया था। और तो आपको समझ में आएगा कि यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एज इफ है तो इधर अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो आगे वर्ब प्लस सब्जेक्ट या अदर वर्ड होगा, वर्ब प्लस नाउन। और कभी भी इंग्लिश या कोई भी चीज़ अगर एज अ लैंग्वेज यूज़ हो रही है तो उसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग अपने छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। और मैंने हमेशा कहा, कल भी बोला कि आप एक कॉपी जरूर रखिएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो उसको नोट करने के लिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। दिस कंटेनर इज़ फुल विथ वाटर सो आई कांट कैरी इट फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस एट वंस। अब हमने देखा कि सेंटेंस अगर हम सीक्वेंस ऑफ टेंस देखेंगे तो इसमें कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं आ रहा है या ऐसा नहीं लग रहा है कि सीक्वेंस ऑफ एरर का गलती है। अब हम दोबारा कौन सा रूल फॉलो करेंगे, एक एक वर्ड। दिस कंटेनर इज़ फुल विद वाटर। अब यहाँ पर जब हमने पढ़ा फुल विद वाटर, पढ़ने में सही लग रहा है, लेकिन जब भी हम पानी भरने के या कुछ यूज़ करते हैं तो फुल के साथ फुल ऑफ वाटर, हमारा क्या यूज होगा, ना कि फुल विद वाटर यूज़ ना होकर क्या यूज होगा, फुल ऑफ वाटर। इसमें जगह दिस कंटेनर इज़ फुल ऑफ वाटर सो आई कांट कैरी इट फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस एट वंस। ठीक है, अगले सेंटेंस में पढ़ते हैं। इफ़ यू विल फिनिश योर होमवर्क आई विल गिव यू एन आइसक्रीम। जहाँ भी आपको दो विल दिख जाए किसी सेंटेंस में तो आप समझ लीजिए एरर है, उस सेंटेंस में एरर नो एरर कोई चांस नहीं। अब देखना यह है कि आपको एरर कहाँ है, इसमें है, इसमें है। तो कहीं भी अगर आपको इफ़ दिख रहा है तो इफ़ के पास कभी भी इफ़ विल नहीं आता। बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो कंडीशनल जो क्लॉज होते हैं उनके साथ कभी भी मॉडल नहीं आता। तो उसमें से एक इफ़ है, इफ़ के साथ कभी मॉडल नहीं आता। अब विल गिव प्लस V1, तो मैंने आपको इफ़ के 4 रूल बताए थे, तो उन्हीं रूलों में से एक है जैसे इफ़ के बाद अगर V1 आता है तो आगे पीछे क्या होगा, विल प्लस V1। ठीक, तो ये विल हटने के बाद क्या हो जाएगा, इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क आई विल गिव यू एन आइसक्रीम। ठीक है, ये गलत है, ये हट जाएगा। ठीक है, और इफ़ के बाद कभी विल नहीं आता। कभी भी दो सेंटेंस में विल दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि जो पहला जो इफ़ के बाद है या फिर जो भी कंडीशनल क्लॉज होते हैं, कंडीशनल वर्ड होते हैं, उनके साथ अगर आता है तो वो गलत होता है। ऐसी बहुत से फुल के साथ हमेशा ऑफ आता है, फुल ऑफ वाटर। और एक सेंटेंस में कभी भी दो विल नहीं आएगा, तो जो गलत है उसको हटाया जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा इफ़ है, इफ़ के साथ कभी विल नहीं आता, क्योंकि इफ़ के 4 रूल मैंने आपको बताए थे कि इफ़ के साथ V1 है तो आगे पीछे विल प्लस V1, इफ़ के साथ V2 है तो आगे पीछे वुड प्लस V1, इफ़ के साथ हैड प्लस V3 है तो आगे पीछे वुड हैव प्लस V3 होगा। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। हैड शी नॉट नोन अबाउट इट शी शुड हैव स्टेड लॉन्गर। नॉट नोन अबाउट इट शी शुड हैव स्टेड लॉन्गर। दोस्तों हैड से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो ये भी एक इफ़ के जैसा होता है, इफ़ के जैसे रूल होते हैं। इसका भी एक रूल बताया था मैंने आपको हैड का, कि कहीं भी अगर आपको हैड दिख जाए और हैड के बाद अगर V3 है तो आगे क्लोज में वुड हैव प्लस V3 होगा। तो आगे यहाँ पर क्या दे रखा है, शुड, यहाँ क्या दे रखा है, हैव, यहाँ क्या दे रखा है, V3। तो ये तो दोनों सही दे रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, शुड। यहाँ पर शुड की जगह क्या हो जाएगा, वुड। ठीक, तो क्वेश्चन हो जाएगा हैड शी नॉट नोन अबाउट इट शी वुड हैव स्टेड लॉन्गर। यहाँ भी दोस्तों हेड के साथ भी यहाँ पर विल नहीं लगेगा। अगर दो, यहाँ भी एक विल है, यहाँ भी एक वुड है, तो आप एक इस वाले वुड को हटा देंगे जो हेड के साथ होगा। तो हेड वाला भी यही, हेड के साथ अगर V3 है तो आगे पीछे क्या होगा, वुड हैव प्लस V3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉट ओनली हर हस्बैंड बट इवन हर फादर ऑल्सो फाइंड हर सेल्फिश नो एरर। ठीक है, अब देखते हो इसमें देखिए कोई सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस का कोई एरर नहीं है। जब भी हमें नॉट ओनली दिख गया तो पहले हम इसके हिसाब से ही कंजक्शन ढूंढते हैं कि गलती शायद मिल सकती है। तो नॉट ओनली हर हस्बैंड्स, फिर नॉट ओनली जहाँ मिलेगा आगे क्या होगा, बट आल्सो। तो बट आल्सो भी तरह का, बट इवन हर फादर आल्सो फाइंड हर सेल्फिश। ठीक है, जब भी नॉट ओनली बट आल्सो से कोई भी सब्जेक्ट जुड़ा होता है तो जो सबसे नज़दीक वाला होता है या दूसरा वाला होता है उसके हिसाब से हम वर्ब लेते हैं। तो दूसरा क्या है, फादर।
तो फादर वैसे तो हस्बैंड भी सिंगुलर है, फादर भी सिंगुलर है। कई बार ऐसा होता है कि पहला वाला प्लूरल होता है, दूसरा सिंगुलर होता है। तो ऐसे केस में ये रूल काम आता है कि जब भी आपका नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और, नीदर नॉर से कोई भी दो कंजक्शन है, कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़े हों, तो जो दूसरा वाला वर्ड हो, दूसरा वाला सब्जेक्ट होगा, उसके हिसाब से हम वर्ब लेंगे। तो यहाँ पर जो फाइंड है वो फर्स्ट फॉर्म इसका यूज़ होगा, फाइंड का, फाइंड्स यूज़ होगा यहाँ पर इसके हिसाब से। तो हो जाएगा नॉट ओनली हर हस्बैंड बट इवन हर फादर ऑल्सो फाइंड्स हर शेलफिश। ठीक है, अगला सेंटेंस, द वेस्ट इंडीज टीम हैड नॉट वॉन एनी मैच लास्ट ईयर। कहीं भी आपको लास्ट ईयर, यस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट नाइट कुछ भी दिख जाए इस तरीके से, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, यस्टरडे, प्रीवियस डे, तो लास्ट मंथ, तो ये वर्ड अगर कहीं भी दिख जाए तो आप जो सेंटेंस बनाएंगे वो सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हैड आ रहा है ये आपका पास्ट परफेक्ट का है, ये पास्ट परफेक्ट का, हमें बनाना है सिंपल पास्ट बनाना। तो सिंपल पास्ट के लिए क्या लगेंगे, डिड। ठीक, तो क्या हो जाएगा, द वेस्ट इंडीज टीम डिड नॉट वॉन एनी मैच लास्ट ईयर। ठीक है, अच्छा डिड लगाना है ज़रूर इसलिए क्योंकि नेगेटिव में दे रखा है, इसीलिए याद रखिएगा कहीं भी लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, यस्टरडे, प्रीवियस डे, ये सब दे रखा हो तो सेंटेंस जो होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा, ना कि पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन है कि इफ़ यू इन्फॉर्म मी ऑफ कनिकाज अराइवल टाइम आई शैल गो टू रिसीव हर एट द एयरपोर्ट। ठीक है, तो अब सीक्वेंस ऑफ टेंस अगर देखेंगे तो वो भी सही है इसमें, और इफ़ है, इफ़ के बाद वीवन आ गया, आगे आपका विल या शैल दोनों में से कोई एक यूज़ हो सकता है। गो टू रिसीव हर एट द एयरपोर्ट, ये आपका नो एरर है दोस्तों, इसमें कुछ ऐसा गलत नहीं। इफ़ आया, इफ़ के बाद आपका क्या आ गया, वीवन आ गया। तो जब वीवन आएगा तो आगे आप विल की जगह शैल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे इफ़ अगर है तो आगे विल की जगह शैल यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या, हार्डली हैड ही कम out of the cinema hall then the bomb exploded and shattered the hall completely। हम ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं, जहाँ भी आपको हार्डली दिख जाए, जैसे ही आपको हार्डली दिखता है तो हार्डली के बाद आपको क्या ढूंढना है, हेड मिल जाए तो हेड के बाद आपको क्या ढूंढना है, V3, लेकिन ये क्या है, V1। ठीक, तो पहली गलती तो यही हो गई कि हार्डली हैड ही केम होना चाहिए था, जबकि इसने कम दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि हार्डली कहीं भी मिले, हार्डली के बाद हेड आएगा, हेड के बाद आपका V3 आएगा, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है, आउट ऑफ द सिनेमा हॉल देन, कभी भी ये एक एज अ कंजक्शन है, तो हार्डली लगा है तो हार्डली के साथ कंजक्शन देन नहीं आता है, कंजक्शन क्या आता है, व्हेन। ठीक, तो कहीं भी हार्डली है तो हेड ढूंढिए, और हेड के बाद आपका V3 आएगा, और ये अगर सही है तो आगे जो कंजक्शन होगा वो आएगा आपका व्हेन। देन कभी नहीं आएगा, ना देन आता है ना THAN देन आता है, दोनों में से कोई नहीं आता। आता क्या है, व्हेन, बस ये याद रखिए कि व्हेन आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अपने 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि बिकॉज कॉपर प्राइसेस आर गोइंग डाउन डिमांड फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स टू कॉपर आर लीजनिंग। अब हमने देखा कि सीक्वेंस ऑफ टेंस अगर हम देखेंगे तो सीक्वेंस ऑफ टेंस सही है, यहाँ भी आर यूज़ हो रहा है, यहाँ भी आर यूज़ हो रहा है, मतलब ये प्रेजेंट का टेंस। अब हम एक एक वर्ड देखते हैं, बिकॉज कॉपर प्राइजेस आर गोइंग डाउन डिमांड फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स टू कॉपर आर लीजनिंग। देखो ये प्रीपोजिशन है दोस्तों। ठीक, ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है और ये भी नाउन है। ठीक, जब भी कोई दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ते हैं तो पहले वाला जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो आर यूज़ हो रहा है ये गलत है, क्योंकि इसने आर जो यूज़ किया प्रोडक्ट्स के हिसाब से यूज़ किया है, हमें यूज़ करना है डिमांड के हिसाब से, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज़। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिकॉज कॉपर प्राइजेस आर गोइंग डाउन डिमांड फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स टू कॉपर इज लीजनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, the CEO has decided to visit all the departments of the office tomorrow evening to review of the situation। ठीक, अब यहाँ देखिए अगर सीक्वेंस ऑफ टेंस अगर हम देखते हैं तो हैज़ डिसाइडेड, पास्ट की बात हो रही है, सेंटेंस सही है। अब वर्ड बाय वर्ड, द CEO हैज़ डिसाइडेड टू विजिट ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑफिस टुमारो इवनिंग टू रिव्यू ऑफ द सिचुएशन। तो रिव्यू है यहाँ पर, इसके बाद ये ऑफ नहीं आएगा।
ठीक। तो रिव्यू के बाद ऑफ नहीं आता, क्वेश्चन बन जाएगा इवनिंग टू रिव्यू द सिचुएशन। ये एक गलत प्रीपोजिशन का इन्होंने यूज़ किया है, रिव्यू है, रिव्यू के बाद ऑफ नहीं आएगा, रिव्यू के बाद डायरेक्ट द सिचुएशन आपका यूज़ होगा, ठीक है। तो पहला समझ में आ गया कि दो नाउन अगर प्रीपोजिशन जुड़ा है तो जो आपका वर्ब आएगा वो पहले नाउन के अकॉर्डिंग आएगा, और ये रिव्यू है, रिव्यू के साथ कोई रिव्यू के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता ऑफ, ठीक है। ये ऑफ इन्होंने लगा रखा है, ये नहीं आएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग अब अपने 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आशीष वॉज लिसनिंग टू अ रेडियो व्हेन सुनीता अराइव्ड। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग सीक्वेंस ऑफ टेंस की बात करें तो यहाँ वॉज आ रहा है, यहाँ अराइव्ड आ रहा है, तो पास्ट टेंस की बात है। लेकिन हम देखा रेडियो, ये एक इन्वेंशन है। मैंने कहा था कहीं भी अगर इन्वेंशन, जो आर्टिकल की वीडियो बताते हैं कि कहीं भी इन्वेंशन की बात होगी तो वहाँ पर आर्टिकल द लगता है। यहाँ पर ए जो है वो गलत है, ठीक। तो आज क्वेश्चन जो आशीष वॉज लिसनिंग टू द रेडियो व्हेन सुनीता अराइव्ड, ठीक। अगला, रोशनी ऑलवेज वांट टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ वेदर शी डिजर्व्स इट और नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि सीक्वेंस ऑफ टेंस तो सही बैठ रहा है, क्योंकि ना यहाँ पर आप प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है और सब कुछ सही है। लेकिन प्रेजेंट टेंस में जब सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर यूज़ होगा, तो वांट की जगह क्या होगा, वांट्स, ठीक। क्योंकि रोशनी सिंगुलर है प्रेजेंट टेंस में, तो ये वांट भी सिंगुलर यूज़ होगा, तो क्या हो जाएगा, वांट्स। तो हो जाएगा रोशनी ऑलवेज वांट्स टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ वेदर शी डिजर्व्स इट और नॉट, ठीक है। तो चलिए तो पहला है फरी। फरी मीन्स क्या होता है दोस्तों, गुस्सा, एंगर होना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एंगर। शाउट मीन्स भी चिल्लाना होता है, स्कॉल्ड मीन्स भी डांटना या चिल्लाना कह सकते हैं, और फ्राउन का मतलब होता है बुरी नज़र, बुरी नज़र होता है, ठीक है। अगला है हमारा एडमोनिश। तो एडमोनिश क्या होता है, एडमोनिश भी होता है डांटना, ठीक। तो एडमोनिश का सिनोनिम क्या होगा, चाइल्ड, ठीक। इरिटेट होता है आपका जैसे चिड़चिड़ापन, जिसे बोलते हैं इरिटेट, चिड़चिड़ापन। डिस्प्लेस क्या होता है, नाराज़गी, नाराज़ हो लेना। तो आनंद लेना में आपको क्या कर सकते हैं, आनंद लेने का मैक मैरी, इसका सिनोनिम होगा मैक मैरी, आनंद लेना मैक मैरी, आनंद लेना मैक मैरी। रिवील का मतलब होता है प्रकट होना, और रिवर्ट का मतलब होता है पलटना या पलट जाना। ग्लोरी का मतलब होता है, ग्लोरी का एक सेंस बोल सकते हैं आपकी खूबसूरती में यूज़ करते हैं इसको, ग्लोरी, जहाँ पे चमक धमक की बात हो। तो ब्रूटल का यूज़ होता है क्रूर के रूप में, जैसे बोलते हैं ना क्रूर, या बहुत बुरी तरीके से किसकी पिटाई लगाना, तो उसके लिए ब्रूटल का यूज़ करते हैं। तो ब्रूटल का जो आपका वो बनेगा सिनोनिम, वो बनेगा कम। तो ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर, क्रूर का जो सिनोनिम बनेगा सेवेक, सेवेक का मतलब भी क्या होता है, क्रूर होता है। सिंपैथेटिक क्या मतलब, सिंपैथी दिखाना किसी को, उसको सिंपैथेटिक बोलते हैं। ह्यूमन मतलब होता है मानव, और कॉम्पैशनेट का मतलब क्या होता है, दयालु। इसका कॉम्पैशनेट का मतलब क्या, दयालु होता है। सिंपैथेटिक का मतलब भी सिंपैथी दिखाना कहीं तरह, और ब्रूटल का होता है क्रूर, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और जल्द ही कल भी मैं एक सेकंड वीडियो लेकर आऊँगा। तो आपका ऐसी किरण पब्लिकेशन की बुक हल्के हल्के करके हम लोग काफ़ी कॉन्सेप्ट लेंगे, बस आपने बस कॉपी रखिए और उस कॉन्सेप्ट को नोट करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जाए, अपना ख्याल रखिए।